हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.25 है, वाई इज Ka2 वेरी लेस देन Ka1 फॉर H2SO4 इन वाटर। Ka का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होता है तो उसके लिए Ka2 की वैल्यू Ka1 की वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम क्यों होती है। Ka1 और Ka2 यहाँ पर क्यों दिए गए हैं? इसलिए क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो वाटर में 2 बार डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। H2SO4 जब वाटर में इसको हम डिसोल्व करेंगे, वाटर में इसको डिसोशिएट करेंगे तो H2SO4 एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा H3O पॉजिटिव, और दूसरा ये HSO4 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। यानी H2SO4 वाटर में इसको डिसोल्व करने पर ये 2 प्रकार के आयन में डिसोशिएट हो जाता है। एक तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, दूसरा HSO4 नेगेटिव आयन। और इस रिएक्शन के लिए जो Ka1 की वैल्यू है वो 10 से क्या होती है, 10 से ज़्यादा होती है। जो ये पहली रिएक्शन हो रही है इसके लिए Ka1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 से ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है। और दूसरा इसमें फिर क्या होगा, अब जब ये वाटर में जो HSO4 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गए ये फिर से वाटर में डिसोशिएट होंगे, और HSO4 नेगेटिव आयन वाटर में डिसोशिएट होने के बाद एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेंगे SO4 नेगेटिव। अब यहाँ पर HSO4 नेगेटिव आयन जो ये वाटर में दोबारा से डिसोशिएट हो रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए जो Ka2 की वैल्यू है वो होगी 1.2 इंटू 10⁻²। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर Ka1 की वैल्यू है वो 10 से कितनी ज़्यादा है, और जो यहाँ पर Ka2 की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा कम है, कितनी ज़्यादा लेस है। यानी 1.2 इंटू 10⁻²। इसकी पर 10 किस में है, माइनस में है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि जो Ka2 की वैल्यू है यानी ये वाली, ये Ka1 की वैल्यू से इतनी ज़्यादा कम क्यों है। Ka2 की वैल्यू Ka1 की वैल्यू से इतनी ज़्यादा लेस क्यों है, ये आपको यहाँ पर बताना है। It can be noticed that Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ka2। Ka1 Ka2 से ज़्यादा है या फिर उल्टा Ka2 Ka1 से बहुत कम है। This is because a neutral H2SO4 has a much higher tendency to lose a proton than the negatively charged HSO4 negative ion. Thus the former is a much stronger acid than the latter. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 उसकी प्रोटॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले, HSO4 नेगेटिव के मुकाबले। यहाँ पर क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो HSO4 आयन के मुकाबले, HSO4 नेगेटिव के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से प्रोटॉन को लूज कर देता है, और जितनी ज़्यादा जल्दी से प्रोटॉन को ये लूज करेगा उतनी जल्दी ये अपने आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जल्दी अपने आयन में डिसोशिएट हो जाता है क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसकी प्रोटॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप देखें HSO4 नेगेटिव, ये एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसकी प्रोटॉन को लूज करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके मुकाबले, इसलिए ये इतनी जल्दी से अपने आयन में डिसोशिएट नहीं होता। तो आपको पता है जो कंपाउंड या फिर जो एसिड जितनी जल्दी से अपने आयन में डिसोशिएट हो जाता है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा हाई होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर अपने आयन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसोशिएट हो रहा है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। HSO4 नेगेटिव इतनी ज़्यादा तेज़ी से डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka2 बहुत कम है। तो इसलिए Ka2 Ka1 की तुलना में बहुत ही लेस है। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7.26 है, कंसिडरिंग द पैरामीटर such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2। हमें क्या करना है, जो ये हमें पैरामीटर दिए गए हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें F2 और Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए।
फ्लोरीन इज ए मच स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो होता क्या है, जो हमारे पास F2 है वो क्लोरीन के मुकाबले स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी ये जो फ्लोरीन है F2 ये स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में, वैसे तो क्लोरीन भी स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसा क्यों? द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी एटम की, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करेगी। डिसोसिएशन एनर्जी में होता क्या है, जितनी कम हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा हाई होती है। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा उतनी जल्दी से वो सामने वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो बॉन्ड अगर जल्दी से टूट रहा है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता क्या है, जितनी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, जितनी हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि हाईली नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव में ज़्यादा होना। और आपको पता है जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाली स्पीसीज का तो यानी दूसरी स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर ये दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना क्या करेगा, अपना रिडक्शन करेगा। और अपना रिडक्शन करने का मतलब है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरी स्पीसीज का या दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये अपना रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा अपना रिडक्शन करता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और आपको पता है अगर जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। जैसे कि F2 है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -333 किलो जूल पर मोल। और इसी तरीके से हमारा Cl2 है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -349 किलो जूल पर मोल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन कौन आसानी से करेगा, इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से करेगा फ्लोरीन के मुकाबले। फ्लोरीन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो जो क्लोरीन है वो आसानी से फ्लोरीन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है। दूसरा हो गया। तीसरा होता है इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम F2 और Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन के मुकाबले हाईली नेगेटिव होती है। क्लोरीन की कितनी, -349, फ्लोरीन की कितनी, -333 किलो जूल पर मोल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, नेगेटिव में क्लोरीन की ज़्यादा है। और आपको पता है अगर नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की नेगेटिव में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन के मुकाबले। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से देखें तो हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, जो आसानी से अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपना आसानी से रिडक्शन कर ले। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाईली नेगेटिव है फ्लोरीन के मुकाबले, तो क्लोरीन फ्लोरीन के मुकाबले आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन का रिडक्शन फ्लोरीन के मुकाबले आसानी से हो जाएगा। तो इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टी के हिसाब से तो
क्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ फ्लोरीन के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? क्लोरीन। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है। वो क्यों? वो इन दोनों प्रॉपर्टी के आधार पर। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। However, the bond dissociation energy of fluorine is much lesser than that of chlorine. लेकिन जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से बहुत कम होती है। दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन दैट ऑफ क्लोरीन। साथ ही साथ जो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसके कारण जो फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए द लेटर टू फैक्टर मोर देन कंपनसेट फॉर द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। इसलिए जो हमने बाद में जो दो फैक्टर पढ़े, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये जो दो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं? ये फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को सपोर्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले फैक्टर को क्या कर देते हैं? कंपनसेट कर देते हैं, इस फैक्टर को ये दबा देते हैं। इसलिए जो फ्लोरीन है वो हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन के मुकाबले। तो देखिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाईली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से क्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ इसके हिसाब से। लेकिन अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन के मुकाबले। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब फ्लोरीन के बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। फ्लोरीन के बॉन्ड अगर आसानी से टूट जाएंगे तो ये आसानी से सामने वाली स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से फ्लोरीन हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरी प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो होता क्या है, फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, फ्लोरीन के स्मॉल साइज के कारण फ्लोरीन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला फैक्टर भी किसको सपोर्ट कर रहा है? फ्लोरीन को। फ्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, इसलिए फ्लोरीन इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके हिसाब से भी स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो ये हमारे दो फैक्टर हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दोनों फैक्टर क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले फैक्टर को दबा देते हैं, इसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये दोनों फैक्टर लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन के है इसको क्या कर देते हैं? कंपनसेट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा फ्लोरीन है वो क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो हमारा क्या है, इन दोनों फैक्टर के हिसाब से ये दोनों फैक्टर इस फैक्टर के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीन हमारा क्लोरीन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको याद रखना है, इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिव टू एग्जाम्पल टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। हमें दो एग्जाम्पल देने हैं जिससे हमें पता लगता है फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर का। एनोमलस बिहेवियर किसे कहते हैं? यानी जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनसे क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टी इनसे अलग शो करता है, इसी को कहते हैं हम एनोमलस बिहेवियर। यानी जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है। तो यही एनोमलस बिहेवियर हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए एनोमलस बिहेवियर यहाँ पर इसका दिया गया है। तो दो प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी, it forms only one oxo acid as compared to other halogen that forms a number of oxo acid। फ्लोरीन की पहली एनोमलस प्रॉपर्टी है कि जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा HOF, जबकि जो दूसरे हैलोजन एटम हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड बनाते हैं। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाएगा और जो दूसरे क्लोरीन हैं वो जो दूसरे हैलोजेंस हैं वो एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो पहला एनोमलस बिहेवियर। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन आर मच हायर देन एक्सपेक्टेड। और जो दूसरा जो फ्लोरीन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए थी उनकी वैल्यू उनसे हायर है। जैसे कि इस टेबल में देखिए,
यहाँ पर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी ज़्यादा 1680, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की कम। और यहाँ पर अगर आप देखें क्लोरीन और ब्रोमीन को आप कंपेयर करें तो इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 100 के करीब डिफरेंस इसमें। 100 इसमें कितना है 8614, 114 का डिफरेंस है। अगर इसमें हम देखें ब्रोमीन और आयोडीन में अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है, लगभग 400 से ज़्यादा का फर्क है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों इसमें फ़र्क करें, इसमें डिफरेंस देखें, इनमें डिफरेंस लगभग 100 के करीब है या 100 से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है, ये फ्लोरीन की एक एनामलस प्रॉपर्टी है, ये दूसरे एलिमेंट के मुकाबले सेम ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के मुकाबले इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें, इससे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन की 4, इसकी 3.2, इसकी 3, इसमें कितना डिफरेंस है 0.2 का। और ब्रोमीन से आयोडीन आने पर यानी डाउन द ग्रुप जाने पर 0.3 का डिफरेंस, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन पे आने पर 0.8 का डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं इन सब की कंपैरिजन में जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी ज़्यादा है, ये किसका एनोमलस बिहेवियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए इनमें डिफरेंस कम, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंस कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो ये तीन इसके एनोमलस बिहेवियर को शो करते हैं। यानी इसमें क्या है, जो ट्रेंड हम ग्रुप में देखते हैं, जो ट्रेंड हम इन तीनों प्रॉपर्टी में ग्रुप में देखते हैं, उस ट्रेंड के मुकाबले फ्लोरीन की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हायर है। क्वेश्चन नंबर 7.28, सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन कमेंट। इसमें हमें कमेंट करना है कि जो समुद्र होता है यानी सी, वो हैलोजन का एक ग्रेटेस्ट सोर्स होता है। यानी समुद्र के पानी में जो हैलोजन्स होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस पर हमें कमेंट करना है। तो आंसर देखिए, सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो सी वाटर होता है यानी समुद्र का पानी, उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड पाए जाते हैं। हाउएवर इट प्राइमरली कंटेन NaCl, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समुद्र के पानी में पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। द डिपॉजिट ऑफ dried up sea beds contain sodium chloride and carnallite, KCl.MgCl2.6H2O। तो इसमें कहा गया है जब समुद्र के पानी को इकट्ठा करके सुखा दिया जाता है, यानी जो सी बेड्स हैं, उस सी बेड बनाए जाते हैं समुद्र के आसपास, और उनमें पानी को इकट्ठा करके जब सुखा दिया जाता है तो वो किसके स्रोत हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, कार्नालाइट हमें मिलता है, KCl.MgCl2.6H2O। यानी क्या करें, मान लीजिए ये समुद्र है हमारा, तो इसमें क्या किया जाता है, समुद्र के आसपास पानी को इकट्ठा किया जाता है, सी बेड्स बनाए जाते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, इनमें पानी को इकट्ठा करके यहाँ पर सुखा दिया जाता है, इनको ड्राई कर दिया जाता है। तो जब पानी उड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर नमक मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, और इसमें हमें कार्नालाइट मिलता है। मरीन लाइफ आल्सो कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, और जो मरीन लाइफ है यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सिस्टम में भी आयोडीन प्रेजेंट होता है लिविंग सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल सी वीड कंटेन अप टू 0.5% आयोडीन एज सोडियम आयोडाइड। एग्जाम्पल के तौर पर जो समुद्र की जो वीड्स होती हैं, खरपतवार होती हैं, उनमें 0.5% आयोडीन सोडियम आयोडाइड के रूप में मौजूद होता है। दस सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन, इसलिए हम कहते हैं जो समुद्र है वो हैलोजन का एक ग्रेटेस्ट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 29, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का हमें कारण बताना है। तो देखिए, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम हो। This nascent oxygen then combine with the colored substance present in the organic matter to oxide them into colorless substances। तो ये जो nascent oxygen होता है ये क्या करता है, ये colored substances के साथ combine करता है और ये क्या करता है, colored substance को colorless बना देता है, उनका क्या कर देता है,
ऑक्सीडेशन कर देता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए क्या होगा, क्लोरीन है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ये बनाएगा। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन बना, इस नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी कलर्ड सब्सटेंसेस से। मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा कैसा है, रेड कलर का। तो इस रेड कलर के कपड़े को हम क्या करेंगे, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है ये इस रेड कलर के कपड़े को ऑक्सीडाइज कर देगा और इस रेड कलर के कपड़े को क्या कर देगा, वो कलरलेस कर देगा। यानी ये क्या कर दिया इसने, इसकी ब्लीचिंग कर दी। ब्लीचिंग का मतलब ये तो कलर निकालना, तो यहाँ पर इसको एक कलरलेस ऑक्सीडाइज कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन ही किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से कलर निकालने का काम कर रहा है, उसकी ब्लीचिंग का काम कर रहा है। तो और नेसेंट ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 7.30 है, नेम 2 पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। हमें 2 पॉइजनस गैसेज का बताना है, 2 ऐसी जहरीली गैस जो क्लोरीन गैस से बनती हो। तो देखिए 2 पॉइजनस गैसेज दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस आर, क्लोरीन गैस से बनने वाली 2 पॉइजनस गैसेज का नाम है फोस्जीन गैस, COCl2 इसका फॉर्मूला है फोस्जीन। दूसरी है मस्टर्ड गैस, ClCH2CH2S CH2CH2Cl, ये होती है हमारी मस्टर्ड गैस। ये दोनों ही पॉइजनस गैस होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7.31, वाई इज ICl मोर रिएक्टिव देन I2। जो हमारा ICl है वो I2 से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। आंसर है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 बिकॉज ICl बॉन्ड इन ICl इज वीकर देन II बॉन्ड इन I2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ICl आयोडीन क्लोराइड में जो आयोडीन और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा ये वीक होता है, किसके मुकाबले, I2 में जो II बॉन्ड होगा। इसको अगर मैं लिखूं, ये हमारा ICl, इसमें बॉन्ड क्या होगा, आयोडीन और क्लोरीन के बीच में। ये हमारा I2, इसमें बॉन्ड क्या होगा, आयोडीन और आयोडीन के बीच में। तो जो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, ये वाला बॉन्ड होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यानी ये इस वाले बॉन्ड के मुकाबले ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको पता है जो बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ना आसान होगा और जो बॉन्ड आसानी से टूट जाए वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल कब रिएक्टिव होता है, जब उसके बॉन्ड आसानी से टूट जाएं। बॉन्ड आसानी से टूटेंगे तो वो आसानी से एकदम से तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे। तो जब ये वाला बॉन्ड वीक है तो ये आसानी से टूटेगा, ये आसानी से टूटेगा तो ये जो रिएक्शन है ये तेजी से करेगा, क्योंकि बॉन्ड जितनी ज़्यादा तेजी से टूटेंगे उतनी ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। तो इसी के कारण जो हमारा ICl है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 के मुकाबले, क्योंकि इसके बॉन्ड वीक होते हैं, इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.32 है, वाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग apparatus। जो हमारी हीलियम गैस है वो डाइविंग apparatus में क्यों यूज़ की जाती है। डाइविंग apparatus का मतलब है, आपने देखे होंगे जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो डाइवर होते हैं, वो एक सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे कि वो सिलेंडर की मदद से क्या होता है, वो समुद्र के अंदर सांस लेते रहते हैं। तो वो जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस क्यों भरी जाती है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, एयर कंटेन्स a large amount of nitrogen and the solubility of gases in liquid increases with increase in pressure। जैसा कि आपको पता है एयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और जो गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर, गैसेस की सोल्यूबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर वो बढ़ती है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपको पता है जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते जाते प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। When sea diver dive into deep sea, large amount of nitrogen dissolve in their blood। जब जो सी डाइवर होते हैं, समुद्र के जो गोताखोर होते हैं, वो समुद्र के बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं, तो क्या होता है, उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस डिजोल्व होने लगती है। अभी हमने क्या पढ़ा,
जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, समुद्र के जितने डीप जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। और आपको पता है समुद्र के अंदर जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में नाइट्रोजन गैस की सोल्यूबिलिटी प्रेशर बढ़ने के कारण बढ़ती चली जाती है। यानी समुद्र के अंदर जितने हम डीप जाएंगे उतनी ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में, हमारे खून में डिजोल्व होती चली जाएगी। When they come back to the surface, solubility of nitrogen decreases and it separates from the blood और and forms small air bubble। उसके बाद क्या होता है, जब जो डाइवर्स होते हैं वो समुद्र में ऊपर आते हैं तो समुद्र में ऊपर आने पर प्रेशर घटता है, प्रेशर घटने के साथ साथ क्या होता है, नाइट्रोजन की जो सोल्यूबिलिटी है हमारे ब्लड के अंदर वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी हमारे ब्लड में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिजोल्व हुई थी वो ब्लड से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड से बाहर निकलना स्टार्ट होगी तो वो क्या कर देती है, हमारे ब्लड में छोटे छोटे एयर के बबल बना देती है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर छोटे छोटे बबल बन जाते हैं, स्मॉल बबल बन जाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे कैपिलरी हैं, ये हमारी यहाँ पर ये क्या है, ब्लड है हमारा मान लीजिए। तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन गैस इसमें चली गई, जब हम समुद्र के बहुत ज़्यादा अंदर थे, जब हम डाइवर जो है ऊपर आया तो नाइट्रोजन गैस इससे बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे नाइट्रोजन गैस इससे बाहर निकलना स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रेशर घट रहा है, नाइट्रोजन की ब्लड में सोल्यूबिलिटी घट रही है ऊपर आने पर, तो ये क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन जब हमारे ब्लड से बाहर निकलेगी तो ये छोटे छोटे एयर के हमारे खून में बबल बना देती है। हमारे ब्लड में क्या बनने लगता है, छोटे छोटे एयर के बबल बनने लगते हैं नाइट्रोजन के निकलने के कारण। दिस लीड्स टू ए डेंजरस मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बैंड्स। और जो ये हमारे ब्लड में छोटे छोटे ईयर के बबल बन गए, इसको हम मेडिकली क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, हमारे ब्लड के अंदर बैंड्स स्टार्ट हो गए, एयर बबल बनना स्टार्ट हो गए, और ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। देयरफॉर एयर इन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड फॉर डाइविंग इज डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस। दिस इज डन एज हीलियम इज स्पेरिंगली लेस सोल्यूबल इन ब्लड। तो इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं डाइवर के, उनको हम हीलियम गैस से डाइल्यूट करते हैं। उनको हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर जो डाइवर ले जाते हैं समुद्र के अंदर, उनको हम हीलियम गैस से डाइल्यूट कर देते हैं, उनमें हम हीलियम गैस मिला देते हैं। हीलियम गैस इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो हमारे ब्लड में बहुत ही कम सोल्यूबल होती है, लेस सोल्यूबल होती है। एक तो हीलियम हमारे ब्लड में लेस सोल्यूबल, दूसरा जो हीलियम गैस है ये क्या कर देती है, ये हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी को भी डिक्रीज कर देती है, जिससे नाइट्रोजन हमारे ब्लड में ज़्यादा ना पहुंचे। तो यही कारण है कि जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनको हम हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होती है, ब्लड में लेस सोल्यूबल होती है। क्वेश्चन नंबर 7.33 है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन XeF6 यानी जिनोन हेक्साफ्लोराइड प्लस H2O। इससे प्रोडक्ट क्या बना, XeO2F2 और HF बना। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, XeF6 प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बना XeO2F2 और यहाँ पर बना HF। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जिनोन एक है, इधर भी एक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमारे फ्लोरीन 6 हैं, फ्लोरीन यहाँ पर एक है और 2 यहाँ पर हैं, यानी 3 फ्लोरीन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे अगर हम देखें हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन हमारा एक ही है। और अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन इधर एक, इधर ऑक्सीजन हमारे 2 हैं। तो इसको हमें करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊँ तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 फ्लोरीन हो गए, फ्लोरीन इधर 4 हो गए, लेकिन फ्लोरीन इधर 6 हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करने हैं, फ्लोरीन 6 करने हैं। तो हमने 4 यहाँ पर लगाया, 4 फ्लोरीन इधर, 2 फ्लोरीन ये 6 हो गए, 6 फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन तो बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसको मैंने क्या किया, इधर 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर भी 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस हो गई। जिनोन 1, जिनोन 1, फ्लोरीन 6, फ्लोरीन 2 और 4 6,
हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होगी XeF6 प्लस 2H2O XeO2F2 प्लस 4HF। क्वेश्चन नंबर 7.34 है वाई हैज़ इट बीन डिफ़िकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन। रेडोन की केमिस्ट्री को पढ़ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है? It is difficult to study the chemistry of radon because it is a radioactive substance having a half-life of only 3.82 days। ये जो हमारा रेडोन होता है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है और जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ कितनी है 3.82 डेज। यानी हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब है वह टाइम जिसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, शुरुआत से आधी हो जाए। मान लीजिए अभी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से क्या होगा, ये जो हमारा रेडोन है ये 3.82 डेज में आधा हो जाएगा, अपने आप ही 50 ग्राम हो जाएगा। ये कहलाती है इसकी हाफ लाइफ। तो एक तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दूसरा इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा, also compound of radon such as RnF2 have not been isolated, they have only been identified। दूसरा, जो रेडोन के जो कंपाउंड है जैसे कि RnF2, इनको अब तक आइसोलेट नहीं किया गया, इनको सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है कि जो रेडोन है वो इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है, सिर्फ ये पता लगा है, इसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया, बनाकर इसको बाहर निकाला नहीं गया है। तो इसलिए ये इसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण और शॉर्ट हाफ लाइफ के कारण इसकी जो डिफ़िकल्ट स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।